हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब सेंटर ऑफ मास भी इसमें आ जाएगा और रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग ये पीडीएफ सॉल्व नहीं किए, पहले डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करो, खुद से ट्राई करो और फिर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ तो सोल्यूशन देखना। ठीक है, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो जेई नहीं निकलने वाला। चलो फर्स्ट क्वेश्चन में, अ पार्टिकल स्टार्ट्स, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब सही चल रही है कि नहीं। चलो सही है। The particle starts from point 0,8 and moves with uniform velocity 3 I cap. After 5 seconds, the angular velocity of the particle about the origin will be। ठीक है, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है किसी पॉइंट के अबाउट, तो सपोज ये पॉइंट है और यहाँ पे कोई पार्टिकल है, तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो आपको पार्टिकल के वेलोसिटी के दो पार्ट करने पड़ेंगे, एक पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। सिर्फ परपेंडिकुलर लेना है, तो वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय आर, इसको बोलते हैं ओमेगा। तो इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर स्पीड हो जाएगा जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बेसिकली ये पार्टिकल जो है कितने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चल रहा है, पैरेलल वाला नहीं, परपेंडिकुलर वाला डिवाइड बाय आर है ना। तो ये कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय आर। तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। तो 5 सेकंड के बाद कहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और पार्टिकल 5 सेकंड के बाद तो 15 मीटर दूर चला जाएगा। तो ये 15 मीटर दूर है। ठीक है, ये 8 मीटर है। तो ये 15, ये 8 है, तो पार्टिकल अभी यहाँ पे है, तो पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना बड़ा होगा लेंथ में, 17 मीटर्स। ठीक है, पाइथागोरस से आप पता कर सकते हो। तो आर की वैल्यू 17 हो गया है ना। अब पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल की वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकंड, तो इसका वेलोसिटी है इस तरफ 3 मीटर पर सेकंड। हमें पूरा का पूरा थ्री नहीं चाहिए, हमें थ्री का पार्ट चाहिए जो परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो बस परपेंडिकुलर वाला पार्ट चाहिए वेलोसिटी का, है ना। यानी अगर ये एंगल आपको पता है थीटा, तो आपको क्या चाहिए, वी कॉस थीटा। ठीक है, ओके। अभी थीटा कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन को अगर एक्सटेंड करके यहाँ मिला दे ऐसे करके, तो ये एंगल आपका 90 थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो आपको इन दोनों एंगल के बीच में रिलेशन मिल गया। बस अब वी कॉस थीटा निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल से आप कॉस थीटा निकालो, तो बेसिकली साइन ऑफ दिस एंगल। तो इस एंगल का साइन निकालेंगे, तो साइन क्या होता है, साइन होता है, या ये एंगल सेम है, याद रखना। ठीक है, तो ये एंगल भी इसी के बराबर है 90 माइनस थीटा। तो इस एंगल का तुम साइन निकालो, तो साइन 90 माइनस थीटा, इस एंगल का साइन हो जाएगा 8/17, और यही तो है कॉस थीटा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, वी परपेंडिकुलर है वी कॉस थीटा इस पर्टिकुलर केस में, डिवाइडेड बाय आर। वी की वैल्यू है 3, कॉस थीटा है 8/17, और आर खुद 17 है, तो 24/289, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। लेट ओमेगा बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ's रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस हैज द सेम वैल्यू एट द इक्वेटर एंड द पोल्स इन एब्सेंस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या बोला गया, आप एक कोई प्लेनेट है, अर्थ है, जो भी है, इसका रोटेशन को इग्नोर करेंगे, तो मान लो ये रोटेशनल एक्सिस है। ठीक है, इसके बॉडी घूम रहा है ओमेगा से, तो अगर ओमेगा जीरो होता तो पोल पे जो जी है वही इक्वेटर पे, ये बोले यार। ठीक है, तो ओमेगा का इफेक्ट कंसीडर ना करें, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू और पोल पे जी की वैल्यू सेम है, वही बोला गया। ठीक है, तो यहाँ अगर जी नॉट बोलेंगे तो यहाँ भी जी नॉट। ओके, एन ऑब्जेक्ट वेट एट द वेट एट द इक्वेटर गिव्स द सेम रीडिंग एज द रीडिंग टेकन एट अ डेप्थ डी बिलो द अर्थ सरफेस एट पोल वेयर डी इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर। ओके, द वैल्यू ऑफ डी इज, ओके, तो एक काम करते हैं ना, आपको पता है अगर यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं जी की वैल्यू जी नॉट लूँ, तो रोटेशन को कंपेयर करेंगे, तो मतलब रोटेशन को अगर आप कंसीडर नहीं करते तो यहाँ भी जी की वैल्यू जी नॉट होती, फर्स्ट लाइन में यही बोला गया है। ठीक है, लेकिन रोटेशन को कंपेयर करोगे आप, मतलब रोटेशन को कंसीडर करोगे, तो यहाँ पे जी की वैल्यू हो जाएगी जी नॉट माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू होती है विदाउट रोटेशन, जो जी की वैल्यू होगी माइनस एंगुलर स्पीड का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ओके। अब तो मतलब रियलिटी में यहाँ पे जी इतना है, यहाँ पे जी इतना है। ठीक है, अब आपको बोला गया है ऑब्जेक्ट का वेट सेम है, वेट सेम है दो जगह, मतलब दोनों जगह जी की वैल्यू सेम है। कहाँ कहाँ, एट डेप्थ डी बिलो अर्थ सरफेस, तो यहाँ से डेप्थ डी बिलो यहाँ पे। अब डेप्थ डी पे जी की वैल्यू क्या होती है, डेप्थ डी पे जी की वैल्यू होती है जी नॉट 1 - d/r। तो यहाँ पे जी की वैल्यू डेप्थ डी पे इतनी हो जाएगी। ठीक है, जो भी सरफेस पे होगी 1 - d/r उतना कर देंगे। ठीक है, ओके। जहाँ पे डी बहुत छोटा है उससे, चलो आगे देखते हैं वैल्यू ऑफ डी क्या होगा। तो यहाँ पे जी की वैल्यू किसके बराबर है, इक्वेटर के बराबर, मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू और यहाँ पे जी की वैल्यू सेम है। तो बस ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को हम इक्वेट कर दो, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जी नॉट 1 - d/r।
तो जी नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो अभी कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है, जी नॉट से डिवाइड कर दें तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी नॉट इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। तो 1 1 कैंसिल हो गया, हमें डी पूछा था ना, हाँ, तो डी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। मैं जिसको जिसको जी नॉट बोल रहा हूँ उसको ये लोग जी बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन पूरा पढ़े तो कहीं बताया नहीं है कि विदाउट रोटेशन पोल पे कितना लेना है, मैंने जी नॉट लिया था, ये लोग जी लिए होंगे, क्वेश्चन में बोलना चाहिए था, ठीक है, ओके। तो ऑप्शन बी सही है ना यहाँ पे। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 1 माइनस डी बाय आर, और ये इसके बराबर, तो डी की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी नॉट, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय जी नॉट ना, ओके, ऑप्शन ए सही है। टू का फैक्टर तो नहीं है ना, मुझे लगा टू का फैक्टर है, ठीक है। मैन वेइंग 80 kg स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ ए बोट, फ्लैट बोट एंड इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द शोर, तो ये शोर है, शोर मतलब ज़मीन मान लो, ठीक है, नियरेस्ट टुकड़ा जो ज़मीन का होता है समुंदर से या जो भी है चीज़ हो, तो यहाँ पे एक बोट है, मैन जो है बोट के सेंटर पे खड़ा है, ठीक है, और मैन शोर से कितनी दूर पे है, 20 मीटर दूर है। यहाँ मैन 80 kg का और ये बोट है 200 kg का, है ना, बोट क्योंकि यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है तो बोट का सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है, ओके। तो ही वॉक्स 8 मीटर ऑन द बोट टुवर्ड्स द शोर, तो मैन जो है बोट के रिस्पेक्ट में 8 मीटर शोर की तरफ गया, तो ऑफकोर्स मैन लेफ्ट की तरफ वॉक करेगा तो बोट राइट की तरफ करेगा, क्यों, क्योंकि सिस्टम को देखिए आप, मैन प्लस बोट सिस्टम पे, तो इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और इनिशियल आप देखोगे तो मैन भी रेस्ट पे बोट भी रेस्ट पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इस सिस्टम पे हमेशा जीरो है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में तो कैंसिल हो ही जा रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग मान लेंगे ऐसे क्वेश्चन में कि विस्कस फोर्स या ये जो भी है समंदर वगैरह इसमें वेव्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो मैन प्लस बोट सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मैन बोट पे लगा रहा होगा, बोट मैन पे लगा रहा होगा, लेकिन इस पूरे सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटी से वो सब का मतलब लग रहा है लेकिन कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन जीरो है, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आप देखोगे तो मैन भी रेस्ट पे बोट भी रेस्ट पे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो सकता, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमेशा जीरो रहेगा, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो रहने वाला है ना। तो आपको सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होने वाला है, तो इस सिस्टम पे दो ही पार्टिकल है, तो एक पार्टिकल अगर लेफ्ट जाएगा तो दूसरा राइट जाएगा। आप ये नहीं भी एनालाइज करोगे, आप दोनों को लेफ्ट ही मान लोगे, तब भी कैलकुलेशन करोगे तो आपका नेगेटिव में कुछ आंसर आ जाएगा, तो वो पहले से आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो फिर से मैं श्योर बनाता हूँ। अब मैन को मैं लेफ्ट मान रहा हूँ जाते हुए, तो बोट राइट, आपको दोनों को लेफ्ट मानना है तो मानो, बस नेगेटिव आ जाएगा। तो मैन मान लेते हैं लेफ्ट गया है, और बोट जो है राइट गया है कुछ, ठीक है। तो इनिशियल वाला जो लोकेशन था उसको ट्रेस करते हैं, है ना, ये इनिशियल, है ना। तो मैन जो है लेफ्ट गया है इनिशियल से, मान लो D1 डिस्टेंस, तो बोट मैंने मान लिया राइट किया D2 डिस्टेंस, ठीक है। अब D1 प्लस D2 दिया हुआ आपको 8 मीटर, ये आपको दिया हुआ है D1 प्लस D2 जो है ये 8 मीटर है, ठीक है। बोट के रिस्पेक्ट में मैन जो है शिफ्ट हुआ है 8 मीटर, है ना, ओके। और ये सब चीज़ मैं ग्राउंड पे बैठ के बना रहा हूँ, याद रखना, जो मैं एनालिसिस किया था उसके लिए न्यूटन्स लॉ यूज़ करूँगा, न्यूटन्स लॉ जो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही यूज़ कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल फिर सूडो वगैरह वो सब देखना होगा, ठीक है। बोट यहाँ पे नॉन इनर्शियल है क्योंकि बोट पहले रेस्ट पे था, बाद में चलने लगा है, तो मतलब बोट का वेलोसिटी चेंज हुआ है, मतलब बोट का एक्सेलेरेशन हुआ है, मतलब बोट नॉन इनर्शियल, ठीक है। वैसे मैन भी नॉन इनर्शियल है, मैन पहले रुका हुआ था फिर चल रहा है, तो मैन और बोट कोई भी इनर्शियल नहीं है, तो दोनों को, दोनों में से किसी को भी हम लोग मतलब दोनों में किसी को भी ऑब्जर्वेशन को हम लोग न्यूटन्स तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हम लोग शोर पे बैठ के चीज़ों को देख रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये सब डिस्प्लेसमेंट्स है ना। अब मैन का, अगर आप चाहते हो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो, तो पहला वाला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट प्लस दूसरा वाला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि दिस इज इक्वल टू टोटल मास इंटू सेंटर मास का डिस्टेंस जो कि जीरो है, और ये मैंने प्रूफ किया पहले ही क्यों होगा, ठीक है। एसीएम ऑलवेज जीरो है, यूसीएम जीरो था, तो यहाँ से डी वन की वैल्यू आ रही है 2.5 डी टू, और डी वन इज 8 माइनस डी टू, तो 3.5, तो डी टू हो जाएगा 8/3.5, ठीक है। हमें चाहिए था डी वन, तो डी वन है 2.5, तो डी वन इज 2.5 टाइम्स ऑफ दिस, यानी 25/35 टाइम्स 8, ये हो गया डी वन। इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, 25/35 इंटू 8, ठीक है, तो 5.7 आ रहा है। अब जंप करके तुरंत इसको आंसर मत मार्क कर देना। तो मैन जो है शोर की तरफ इतना शिफ्ट हुआ है, पहले मैन कितनी दूर पे था शोर से 20 मीटर था, अब कितनी दूर पे है, अब है 20 - D1, ठीक है। तो जो भी आपको मिला है D1 की वैल्यू 20 का डिफरेंस देख रहे हैं तो 14.2, तो ये आ जाएगा आपका 14.2, ठीक है। तो 14.2 के आसपास नियरेस्ट आंसर जो है सी दिख रहा है मुझे, तो मैं सी को मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अ सर्कुलर डिस्क A of radius R is made from an iron plate of thickness T। अब ठीक है, डिस्क है, थिकनेस है, मतलब सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। एंड अनदर डिस्क ऑफ रेडियस इतना मेड फ्रॉम एन आयरन बार ऑफ थिकनेस इतना, ठीक है। तो दो सिलेंडर्स है, दोनों का रेडियस और थिकनेस दे दिया हमें, है ना। रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब कुछ बोला नहीं गया है, तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सिलेंडर का जो एक्सिस होता है वो कर लेंगे। तो ये सिलेंडर है अगर,
ठीक है, डिस्क जो है वो सिलेंडर जैसा आप मान सकते हो ना। तो सिलेंडर का एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर में 2, है ना। अब मास तो होगा वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब दोनों केस में आयरन प्लेट अनदर, ठीक है, दोनों आयरन से ही बना हुआ है तो दोनों का डेंसिटी सेम है, 2 तो दोनों में सेम आएगा। तो वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच यहाँ पे थिकनेस है टी। ठीक है, तो आप देख सकते हो आर स्क्वायर टी, तो वी प्रोपोर्शनल टू, तो किसके प्रोपोर्शनल है वो देखते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शनल से ही हमें पता चलेगा क्या क्या फर्क है दोनों में, क्योंकि आप जब रेशियो लोगे तो जो जो चीज़ कॉमन रहेगा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं बस कैलकुलेशन आसान करने के लिए प्रोपोर्शनल लिख रहा हूँ। तो वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी है, तो वी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर टी, ये तो दोनों के लिए सेम है, दोनों आयरन से बना हुआ इंटू आर स्क्वायर। तो दिस प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4 इंटू टी। ठीक है, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपोर्शनल है आर की पावर 4 इंटू थिकनेस, है ना। तो जो भी ये डिस्क है उसका थिकनेस और रेडियस, तो ठीक है, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालते हैं, आई एक्स बाय आई वाई। ठीक है, अब एक्स का रेडियस आर है और इसका 4 आर है, तो आर बाय 4 आर। और थिकनेस की बात करें तो एक्स का रेडियस थिकनेस टी है और इसका टी बाय 4 है, तो टी बाय 4। ठीक है, की पावर 4 है, सॉरी, की पावर 4 है। तो ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3, मतलब 1/64, यानी आई वाई इज 64 टाइम्स आई एक्स। तो आई वाई 64 टाइम्स आई एक्स मतलब ऑप्शन डी। ठीक है, A ball rolls down and rolls मतलब purely roll down an inclined plane as shown in figure. The ball is first released from rest from point P, ठीक है, एंड देन लेटर फ्रॉम पॉइंट Q। ठीक है, P से बॉल को रिलीज किए, इंक्लाइन प्लेन में रोल डाउन किया, फिर Q से किए, रोल डाउन किया। ठीक है, तो कितना टाइम टाइम टाइम, ठीक है सर, हर एक ऑप्शन को चेक, हर एक स्टेटमेंट चेक करते हैं। बॉल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम टू रोल फ्रॉम Q टू O एज इट डज। ठीक है, तो बोला गया यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा वो डबल होगा यहाँ से यहाँ के टाइम के। तो ये वाला टाइम को अगर T1 बोलूँ, ये वाला टाइम को T2 बोलूँ। याद रखना बॉल को P से भी रेस से छोड़े थे, Q से भी रेस से छोड़े थे। ठीक है, तो कल बॉल का सेंटर ऑफ मास देखोगे तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, इनिशियल तो रेस्ट पे है, तो यहाँ से टाइम आपका क्या आ रहा है, ट्वाइस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब दोनों केस में सेम इंक्लाइन प्लेन है, सेम बॉल है, हर चीज सेम है, तो एक्सेलरेशन तो दोनों केस में सेम होगा। तो टाइम टेकन स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, अब T2/T1 मैं निकालूँ यहाँ पे, तो T2 वाले केस में डिस्प्लेसमेंट 2L है और T1 वाले केस में डिस्प्लेसमेंट L है। ये जितना भी लेंथ होगा ये तो डबल होगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स होना चाहिए, तो टाइम का रेशियो √2 के फैक्टर में आना चाहिए, ना कि 2 के। यहाँ ट्वाइस बोला गया है तो √2 होता तब हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट Q इज ट्वाइस एज लार्ज एज द एक्सेलरेशन एट P, ये तो गलत है, दोनों जगह एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम। क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में जब रोल डाउन करता है बॉल तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम। वेलोसिटी अलग अलग हो सकता है, एक्सेलरेशन तो से हर जगह, वेलोसिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होगी, एक्सेलरेशन हर जगह सेम। ठीक है, द बॉल हैज ट्वाइस एज मच काइनेटिक एनर्जी एट O व्हेन रोलिंग फ्रॉम Q एज इट डज व्हेन रोलिंग। ठीक है, ट्वाइस एज मच काइनेटिक एनर्जी बोला गया है O पे जब Q से रोल हो रहा होगा कंपेयर टू जब P से रोल होगा। ठीक है, तो फिर से रेस से स्टार्ट करके बॉटम ऑफ द इंक्लाइन तक पहुंचने के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा चेक करते हैं। तो ये तो एनर्जी कंजर्वेशन से डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो जो भी है यहाँ पे बॉल को छोड़िए, रेस से छोड़े है, तो जब बॉल यहाँ पहुंचेगा तब इसका काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं K है। तो आपको पता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना लूज करेगा, mgh। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी mgh के बराबर हो जाएगा, है ना। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि प्योरली रोल कर रहा है, प्योरली रोल में आप प्योरली रोलिंग वाले केस में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह वर्क नहीं कर पाता। तो काइनेटिक एनर्जी आप देख सकते हो कितना हाइट नीचे रोल किया है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब पी से ओ जाते वक्त एच हाइट रोल किया है और क्यू से ओ आते वक्त 2h हाइट रोल किया है, तो दो का फैक्टर तो आ गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी ओ पे होगा जब पी से चलना स्टार्ट करेगा, ओ पे काइनेटिक जितना भी होगा क्यू से अगर स्टार्ट करेगा तब ओ पे डबल हो जाएगा, क्योंकि डबल हाइट कवर करके पहुंच रहा है। तो स्टेटमेंट 3 सही है, यानी ऑप्शन डी सही है। फिगर शोज वेरिएशन ऑफ एनर्जी विथ रेडियस ऑफ ए बॉडी इन सर्कुलर पेरेंटिव। ठीक है, एक बॉडी है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसका रेडियस, उसका वही डिस्टेंस ऑफ मतलब जो भी है रेडियस और एनर्जी का ग्राफ दिया गया है, तीन अलग अलग ग्राफ है। ठीक है, तो आपको पता है सर्कुलर मोशन में तीन, हाँ ठीक है, ऑप्शन में भी दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और जब टोटल एनर्जी की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, टोटल में तो इंटरनल एनर्जी वगैरह भी आ जाएगा, तो बहुत ही अजीब चीज़ है वो। तो टोटल एनर्जी मतलब मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ए शोज काइनेटिक, ए शोज पोटेंशियल, तो गलत। ए देखो पॉजिटिव, चाहे रेडियस ऑफ सर्कल कितना ही बड़ा हो, काइनेटिक एनर्जी हमेशा हाफ एम वी स्क्वायर, नहीं हाफ नेगेटिव है, नहीं एम नेगेटिव है, नहीं वी स्क्वायर नेगेटिव है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे बोला गया सी, बी जो है काइनेटिक एनर्जी, बी मतलब नेगेटिव हो गया तो पॉसिबल नहीं है वैसे। बी इज टोटल एनर्जी, सी एन ए आर काइनेटिक एनर्जी, सी इज काइनेटिक, सी काइनेटिक मतलब ये भी गलत हो गया, तो बी और सी तो गलत। डी में ऑप्शन बोला गया है ए एंड बी आर, ए एंड काइनेटिक, ठीक है, ए काइनेटिक है तो डी और ए हो सकता है। अब दोनों में फर्क क्या है, सी टोटल, ठीक है, तो फिर आप वो यूज़ कर लो। आपको पता है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो टोटल एनर्जी मतलब ई,
हाफ ऑफ पोटेंशियल ये दोनों नेगेटिव है ना, जैसे आप एटम्स में करते थे, क्योंकि सिमिलर लॉ है तो एटम वाले चैप्टर में आप देखते हो, है ना, वही वाली चीज़ यहाँ पे भी लगा लेंगे, क्योंकि लॉ सिमिलर है, ग्रेविटेशनल लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्स लॉ दोनों सेम है, तो सिमिलर रिजल्ट है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यू का आधा होगा, तो बी और सी में मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा कौन है, बी ज़्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा टोटल एनर्जी, दोनों नेगेटिव होता है याद रखना, और ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, ए शोज काइनेटिक, ए एंड बी काइनेटिक एंड पोटेंशियल, हाँ सॉरी डी सही है। ठीक है, ए काइनेटिक बी पोटेंशियल सी टोटल। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो ऐसा कुछ रहता है ना, ये हो गया ना, तो u इक्वल टू 2 ई है, और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो माइनस ऑफ ई के बराबर होता है। ठीक है, तो अब देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल करोगे तो माइनस ई आ जाएगा, है ना, सही कर रहा हूँ ना मैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, हाँ, तो आधा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको बोला गया एक बॉल है जो u स्पीड से चल रहा है, और वो टकरा रहा है हेड ऑन विद अनदर बॉल, हेड ऑन मतलब वन डायमेंशन कोलिजन है, तो m मास का बॉल है, u से चल रहा है, ये 3m से टकरा रहा है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, ये बिफोर कोलिजन है, आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं m जो है v1 से जा रहा है, और 3m मान लेते हैं v2 से जा रहा है। ठीक है, ओके, तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, क्योंकि कुछ बोला नहीं गया तो आप मान लेना कि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा, एम यू प्लस जीरो इक्वल टू, यहाँ पे सिस्टम का मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन प्लस थ्री एम वी टू। ठीक है, तो यहाँ से वी वन प्लस थ्री वी टू आ गया आपके पास यू, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से एक क्वेश्चन मिल गया। दूसरा क्वेश्चन मिलेगा एनर्जी वाला, जो यहाँ पे कंस्टेंट दिया हुआ है कि टू थर्ड ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लूज कर गया है, तो अगर टू थर्ड लूज कर गया है मतलब कितना बचा है, वन थर्ड बचा है, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वन थर्ड ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थ्री टाइम्स ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस जीरो, और फाइनल एनर्जी कितना है, हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ थ्री एम वी टू स्क्वायर, उसका थ्री टाइम्स, तो थ्री बाई टू हाफ एम वी वन स्क्वायर, और ये थ्री टाइम्स थ्री थ्री नाइन हो जाएगा, नाइन एम बाई टू वी टू स्क्वायर। ठीक है, तो एम बाई टू एम बाई टू एम बाई टू कैंसिल, तो यू स्क्वायर आ गया आपके पास थ्री वी वन स्क्वायर प्लस नाइन वी टू स्क्वायर। ठीक है, अब यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, वी वन प्लस थ्री वी टू, तो यू की वैल्यू वी वन प्लस थ्री वी टू पुट करे, स्क्वायर करे, तो यू है इतना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सिक्स ए बी इक्वल टू दिस। अब ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टू वी वन स्क्वायर आ रहा है सिक्स वी वन वी टू, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी है, या तो वी वन जीरो है या वी वन इक्वल टू थ्री वी टू। अब ये हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वी वन वी टू से अगर वी वन तीन गुना वी टू के है, मतलब पीछे वाला मास ज़्यादा फास्ट चल रहा है आगे वाले मास से, लेकिन कोलिजन के बाद क्या होता है, कोलिजन के बाद सेपरेशन होता है ना, तो ये फास्ट कैसे चल सकता है इससे, ये इससे आके टकराएगा तो ये फास्ट चलेगा बाद में, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यानी वी वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी जीरो है, तो वी वन को जीरो मानेंगे, ये सही है, और वी वन जीरो है तो वी टू हो जाएगा आपका यू बाय थ्री। ठीक है, तो वी टू यू बाय थ्री है, वी वन जीरो है। आपसे पूछा था कोफिशिएंट ऑफ रोटेशन, ये होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वी टू की वैल्यू यू बाय थ्री है, वी वन जीरो है, डिवाइडेड बाय यू, तो ये हो जाएगा वन बाय थ्री, यानी ऑप्शन है। एक बार मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग सही से हो रही है ना, हाँ ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। एट क्वेश्चन में इन द फॉलोइंग फिगर स्फीयर मास 3m का है, ठीक है, मास से क्या मतलब रोल कर रहा है, एक्सेलेरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लैंक आर इंडिकेटेड, वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। ठीक है, अब रोल कर रहा है मतलब स्लिपिंग नहीं हो रहा है कॉन्टैक्ट पॉइंट पे, तो यानी स्फीयर का जो पॉइंट कॉन्टैक्ट में है और प्लैंक का जो पॉइंट है, दोनों का हर चीज़ सेम होना चाहिए, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन जो भी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्फीयर के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और कॉन्टैक्ट और इस प्लैंक के इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन सेम रखूँगा। ठीक है, अब स्फीयर को देखा जाए तो आप प्लैंक का एक्सेलेरेशन पहले निकालो, प्लैंक का कितना है, थ्री है, तो एक्सेलेरेशन ऑफ प्लैंक थ्री है इस तरफ, राइट की तरफ, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में थ्री है, शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का, स्फीयर के इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इसमें रोटेशनल मोशन के कारण एक्सेलेरेशन आने वाला है अल्फा इंटू आर उस तरफ, तो अल्फा कितना है, अल्फा नहीं पता, अल्फा इंटू आर थ्री है, तो थ्री अल्फा राइट की तरफ आएगा, और ट्रांसलेशन के कारण मतलब सेंटर ऑफ मास का जो मोशन उसके कारण लेफ्ट की तरफ सिक्स, तो राइट को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, लेफ्ट को नेगेटिव, तो प्लैंक का एक्सेलेरेशन राइट की तरफ था, पॉजिटिव ले लिया, प्लैंक का एक्सेलेरेशन शुड बी इक्वल टू कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ स्फीयर का एक्सेलेरेशन, और इस पॉइंट का एक्सेलेरेशन निकालने के लिए रोटेशन का कंट्रीब्यूशन इतना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और ट्रांसलेशन का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव डायरेक्शन में इतना है, तो यहाँ से थ्री अल्फा इक्वल टू नाइन, तो अल्फा इक्वल टू थ्री, तो ऑप्शन ए। ठीक है, a mass m moves with a velocity v and collides inelastically with another identical mass at rest, तो ये मूव कर रहा है v से और inelastically कोलाइड कर रहा है अनदर पार्टिकल एट रेस्ट। ठीक है, ये रेस्ट पे है ना, आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास मूव्स विथ v बाय रूट थ्री इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो आफ्टर कोलिजन जो है फर्स्ट मास v बाय रूट थ्री से जा रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इनिशियल डायरेक्शन मोशन, तो इनिशियल तो x था, तो x के परपेंडिकुलर y, तो मैं ऊपर वाला y मानूँ या ऊपर नीचे वाला मानने तो मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर क्वेश्चन सही होगा तो। फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड मास आफ्टर कोलिजन, सेकंड मास को है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट मास इधर चला गया तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सेकंड मास को। अब देखो मोमेंटम सिस्टम का एक्स के लॉन्ग
तो कुछ है वाई के लॉन्ग तो जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम लॉन्ग वाई जीरो है, तो फाइनल भी सिस्टम का वाई के लॉन्ग मोमेंटम जीरो होगा, क्योंकि इक्वल मासेस है, तो इसका जितना वेलोसिटी होगा इसका उसका अपोजिट होगा। तो वाई के लॉन्ग तो इतना होना चाहिए इसके पास, तभी जाके मोमेंटम लॉन्ग वाई कैंसिल होगा, ठीक है। अब एक्स के लॉन्ग मोमेंटम कितना है, एम वी है। ये तो वाई के लॉन्ग चल रहा है, तो इसको इस तरफ वी से जाना पड़ेगा। अब देखो एक्स के लॉन्ग मोमेंटम सिस्टम का एम वी, यहाँ भी एक्स के लॉन्ग एम वी, वाई के लॉन्ग जीरो, यहाँ भी वाई के लॉन्ग, इसका जितना पॉजिटिव वाई के लॉन्ग है इसका इतना नेगेटिव वाई के लॉन्ग है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से आपको ये मिल गया। अब लेकिन काइनेटिक एनर्जी निकाले, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकाले तो हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर से ज़्यादा ही आएगा। दिस इज ग्रेटर देन हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर तो यहीं पे आ गया, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ये भी आएगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर ये भी आएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, आप निकाल के देख लो। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो इस सिस्टम पे जब तक कोई एक्सटर्नल वर्क एनर्जी नहीं आएगा सोर्स, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। एनर्जी कैसे इंक्रीज कर गया है ना। तो सिचुएशन इज ऑफ द प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सटर्नल इंपल्स, ऑप्शन डी यहाँ पे सही है, ठीक है। कोई वेलोसिटी पॉसिबल, मतलब जो भी सिचुएशन यहाँ डिस्क्राइब किया गया ना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो तभी पॉसिबल होगा जब एक्सटर्नल इंपल्स हो, और क्वेश्चन में कहीं भी एक्सटर्नल इंपल्स के बारे में बताया नहीं गया, ठीक है। तो मैं राइट सर्कुलर प्लेट है एबीसी, मतलब आपके पास सॉरी राइट ट्रायंगुलर प्लेन है, राइट एंगल का है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ ए के थ्रू एक लाइन जा रही है जो कि इस प्लेन ऑफ डायग्राम के परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक बार लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग सही से हो रही है ना, टाइम बढ़ रहा है, हाँ ठीक है। तो द रिएक्शन एट द सपोर्ट ए इन इक्विलिब्रियम, बेसिकली ए पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा वो पूछा गया, ठीक है। तो इस डायग्राम को अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो ठीक है, तो ये आपके पास याद रखना ट्रायंगुलर शेप का है ये, और एक्सिस जो है ए से पास हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हिंज है एक सेंस में, और यहाँ से टेंशन लग रहा होगा, और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर लैमिना का, यूनिफॉर्म ट्रायंगुलर लैमिना का सेंटर ऑफ मास के सेंट्रोइड पे होता है ऐसे, ठीक है। तो सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। तो एक मैंने क्या बोलते हैं इसको, मीडियन ड्रॉ किया, यहाँ पे कहीं सेंट्रोइड होगा 2:1 में, है ना। ओके। तो रिएक्शन एट ए पूछा है, तो ए पे कितना रिएक्शन है, तो आपको बाकी फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। तो इस ट्रायंगल पे टेंशन लग रहा है, एम जी लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स जीरो रखना है हमें। तो नेट फोर्स जीरो रखना है, मतलब यहाँ से जो रिएक्शन लग रहा होगा वो भी वर्टिकल ही होगा, क्योंकि अगर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ तो उसको कैंसिल करने वाला और कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इसके पास वर्टिकल है, इसके पास वर्टिकल है, तो इसके पास वर्टिकल ही होगा, ठीक है। ओके। तो आर की वैल्यू तो टी प्लस एम जी होगी, आर प्लस टी सॉरी इक्वल टू एम जी। तो आपसे पूछा गया रिएक्शन एट ए, मतलब आर की वैल्यू पूछा, ठीक है। रिएक्शन को मैं आर से नोट कर रहा हूँ भाई, एफ। तो बस आपको टेंशन पता करना है, तो आर के बाद टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, तो एक क्वेश्चन और आ जाएगा। तो आर के बाद टॉर्क बैलेंस करोगे तो एम जी का, तो इसके अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है। या आप टेंशन के अबाउट करोगे तो डायरेक्टली आर मिल जाएगा। तो आपको अगर ये नहीं लिखने का मन है, तो मैं बस दोनों तरीका दिखा रहा हूँ, इसको नहीं लिखने का मन है तो इसको मिटा देते हैं। आप इसके अबाउट, क्योंकि टॉर्क देखो बैलेंस है किसी भी पॉइंट से, नेट फोर्स अगर जीरो है तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो होता है सेम आता है। तो अगर एक पॉइंट का जीरो आएगा तो सबके अबाउट जीरो ही आएगा, ठीक है। तो उसको से अल्फा नहीं है यहाँ पे, तो टॉर्क जीरो ही होगा हर पॉइंट के लिए। तो इस पॉइंट के अक्रॉस में, इस पॉइंट के थ्रू, इस लाइन के थ्रू मैं टॉर्क इक्वल टू जीरो करने वाला हूँ, नेट टॉर्क, ठीक है। तो एम का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो एम का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो एम के लिए डिस्टेंस ये हो जाएगा, तो एम जी इंटू डी। तो अब देख लो इस पॉइंट के अबाउट एम जो है एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और आर जो है इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क सेम, आर की वैल्यू हो जाए आर इंटू ये वाला डिस्टेंस, है ना। अभी आपके पास कैसा प्लेन है, ओके दोनों लेंथ लेंथ सेम है ना, तो ये एल दिया हुआ है, तो आर इंटू एल, आर इंटू एल सही है। एम जी डी इक्वल टू आर एल, तो आर की वैल्यू हो जाएगी एम जी डी बाई एल, आर की वैल्यू एम जी डी बाई एल। तो बस आपको डी बाई एल का रेशियो चाहिए, अब वो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ओके, अभी कैसे करेंगे, तो ये 2:1 होता है ना, ठीक है। तो तो ये मीडियन है ना, ये आपका ये लाइन है, ओके। ये कैसे करेंगे, ये 45 डिग्री होगा, है ना। तो ये 45 डिग्री है, तो 45 टू कॉस 45 ये, और ये 3 cos 45, फिर यहाँ पे ये निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा हाँ टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल तो एल है, ये 45 है, तो एल कॉस 45, मतलब ये टोटल लेंथ जो है एल बाय रूट टू, ठीक है। एल कॉस 45 मतलब एल बाय रूट टू, तो ये लेंथ एल बाय रूट टू है ना। उसका टू थर्ड, तो ये है इसका टू थर्ड, तो ये है टू थर्ड ऑफ दिस, तो ये वाला जो पोर्शन है ये टू थर्ड ऑफ दिस, ठीक है। अब इसका कॉस ले लेंगे, कॉस 45 करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा, तो इसका कॉस 45 मतलब 1/√2, तो 2 कट गया L/3, तो ये बेसिकली L/3 है, ठीक है। ओके, तो डी की वैल्यू 2L/3, ये डायरेक्टली भी मुझे फील हो रहा था, लेकिन मैं इसे लंबे तरीके से किया, डी की वैल्यू 2L/3, तो डी के लिए 2L/3 पुट करेंगे तो ये 2/3 mg है ना।
तो 2/3 mg, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 11th में 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक आर प्लेस ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कनेक्टेड बाय स्प्रिंग विच इज अनस्ट्रेच्ड इनिशियली। तो इनिशियली जो है स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, और ये इस तरफ जा रहा है 4 v0 से, और ये इस तरफ जा रहा है v0 से, है ना। ओके, द ब्लॉक्स आर इम्पार्टेड वेलोसिटी एज शोन, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग इन द सब्सिक्वेंट मोशन। अब एनर्जी इन द स्प्रिंग मैक्सिमम कब होगा? जब उसका डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम कब होगा? जब वो या तो अपने मैक्सिमम लेंथ पे हो या मिनिमम लेंथ पे हो, और वो कब होगा? दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम होगा, तो मान लो तो उस स्टेट को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसा कुछ, तो उस समय ये भी यू से चल रहा होगा, ये भी यू से चल रहा होगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा कर दिया मैं, दोनों सेम दिशा में यू से चल रहा होगा। तो अगर ये इस दिशा में यू से चल रहा है, तो ये भी आपको, मैं दोनों को लेफ्ट में ले रहा हूँ, आपको राइट लेना है तो लो, फिर नेगेटिव आएगा क्योंकि मुझे पहले से दिख रहा है ना मोमेंटम लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो आप देख लो सिस्टम का मोमेंटम यहाँ पे, ये 8, यहाँ का मोमेंटम हो जाएगा 8 v0 लेफ्ट की तरफ, ये 3 v0, तो नेट मोमेंटम लेफ्ट की तरफ है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी वाला स्टेट होगा, मैक्सिमम एनर्जी इन स्प्रिंग, ठीक है। तो 2 kg 3 kg, है ना। तो बस अब यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, ठीक है। तो पहले यू निकाल लेते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये सिस्टम के ऊपर एक्स के अलॉन्ग एक्सटर्नल फोर्स कुछ है ही नहीं, क्योंकि स्प्रिंग ही तो लगा सकता है 2 और 3 में, लेकिन इसको हमने सिस्टम का पार्ट ले लिया, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो मोमेंटम जो होगा आपका कंजर्व रहेगा। तो 8 v0 माइनस में इक्वल टू +3 v0 प्लस में इक्वल टू, यहाँ पे मोमेंटम कितना है? -2u -3u -5u। तो यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5 v0, सॉरी 5/5 v0, सॉरी, u की वैल्यू क्या मिल जाएगी? v0, ठीक है। तो ये v0 v0 से चल रहा है ना, ये भी v0 से चल रहा है, ये भी v0 से चल रहा है, ठीक है। अब एनर्जी लिखते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे है नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग में तो कोई एनर्जी नहीं है, खाली ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी होगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर यानी 16 v0 स्क्वायर, और हाफ 3 v स्क्वायर यानी 1.5 v स्क्वायर, इक्वल टू यहाँ का एनर्जी हो जाएगा स्प्रिंग वाला एनर्जी, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ 2u स्क्वायर, तो टू और हाफ कैंसिल, यू स्क्वायर मतलब v0 स्क्वायर, प्लस हाफ 3 v0 स्क्वायर, तो 1.5 v0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हो जाएगा, ये कितना था? 16 - 1 15। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, ठीक है। समझो यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग तभी होगा जब स्प्रिंग का लेंथ मैक्सिमम मिनिमम हो, और स्प्रिंग का लेंथ मैक्सिमम मिनिमम तभी होगा जब स्प्रिंग के एंड पॉइंट्स का वेलोसिटी सेम हो, मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में भी, ठीक है। इससे वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड नहीं, है ना। A spinning ice skater can increase his rate of rotation by bringing his arms and free leg closer to the body, ठीक है। How does this procedure affect the skater's angular momentum and kinetic energy, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग मान लेंगे, पहले उसका हाथ ऐसे फैला हुआ था ना क्वेश्चन में, ठीक है, और बाद में हाथ को पास में रख दिया है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रोसेस में डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया भले डिक्रीज हुआ है क्योंकि मासेस पास पास आ गया है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हुआ है। एंगुलर मोमेंटम तो लेकिन कंजर्व रखेंगे क्योंकि सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क हम लोग मान लेते हैं जीरो है, ठीक है। क्योंकि आइस स्केटर है तो आप आइस के कारण फ्रिक्शन वगैरह इग्नोर कर सकते हो, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एल सेम रहने वाला है, एल कांस्टेंट रहने वाला है। आई घट गया है, अब एल क्या होता है? आई ओमेगा। अब आई घट गया तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, मतलब ओमेगा बढ़ गया होगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी होता है L²/2I, प्योर रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी होता है L²/2I, एल तो सेम है दोनों केस में, एंगुलर मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका घट गया है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया है, तो एल सेम है, आई घटा ओमेगा बढ़ा के बढ़ा, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा है मतलब सिस्टम पे कोई ना कोई वर्क किया है। अब एक्सटर्नल फोर्सेस तो वर्क नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है नॉर्मल एमजी, उनका वर्क कुछ नहीं है, वाई कलम को डिस्प्लेसमेंट नहीं, मतलब इंटरनल फोर्सेस नहीं किया होगा। बेसिकली मैन का इंटरनल एनर्जी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, जो भी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम व्हाइल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड वर्क डन इज पॉजिटिव। हाँ सही है ये, एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम व्हाइल काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, गलत। एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम, गलत, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रहा है। एंगुलर मोमेंटम इंक्रीजेस व्हाइल काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम एंड वर्क डन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, वर्क डन हैज टू बी पॉजिटिव क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है। और वर्क डन अगर पूछा था कहाँ से आया है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्केटर, हाँ सही है, बोल दिया क्वेश्चन में। तो इंटरनल फोर्सेस ने वर्क करके सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अ पीस ऑफ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, टू कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर आर फोल्डेड टू मेक इट अपीयर, ठीक है। तो पहले पीस ऑफ पेपर पूरा ऐसा था, ये वाला पोर्शन को फोल्ड करके ऐसा ट्रायंगल बना दिया गया, वैसे इस वाले पोर्शन को फोल्ड करके भी एक ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है। ओके, तो आपसे पूछा गया है बोथ आर पुट टुगेदर एट द सेंटर, ठीक है। इफ ओ इज टेकन एट 0,0, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम विल बी एट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, है ना। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं, ठीक है। पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है? यहाँ पे, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे सेंटर मास होगा, तो पहले सेंटर मास यहाँ पे है ना। अब ऑफ कोर्स फोल्डिंग वोल्डिंग हुआ है तो सेंटर में शिफ्ट हो गया होगा। अब यहाँ पे सिमेट्री से आप देखोगे तो सेम है, मतलब प्लेन लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सा है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के बाद देखो फिगर सेम है, वाई के बाद फिगर सेम नहीं है, एक्स के बाद फिगर सेम है, तो यानी सेंटर ऑफ मास जो है एक्स के अलॉन्ग ही शिफ्ट हुआ होगा,
ठीक है। ओके, वो आपको उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन चार को मास ले लेते हैं, एम 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 एम, चारों पार्ट्स का मास इक्वल होगा। ठीक है। अब ये वाला एम तो शिफ्ट नहीं हुआ है, इसका सेंटर ऑफ मास, मतलब मैं इस बेसिकली इस चार क्वेश्चन को चार मासेस में तोड़ के मैं डील कर रहा हूँ। ठीक है। ये मास अनचेंज है, वैसे का वैसे है। ये मास में फोल्डिंग हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि इसका आपने मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, बस इसका चेंज किया, इसका नहीं किया। ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, टोटल मास इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू पहला वाला मास इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वाला मास इंटू, तो पहला वाला मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, दूसरे वाला मास का भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है। इन दोनों का कोई चेंजेस नहीं है, ये मास एज इट इज है ना। थर्ड और फोर्थ में हुआ है। तो इस मास का डिस्प्लेसमेंट अगर S1 है, इस मास का S2 है, तो MS1 प्लस MS2, बाकी जीरो जीरो आएगा। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर मास आपको दिख गया यहाँ से, S1 प्लस S2 बाय 2 की 4, S1 प्लस S2 बाय 4। ठीक है। तो यानी हमें बस इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट का सम करके बाय 4 करना है ना। अब हमें पता है पहले से सिमेट्री से कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा सेंटर ऑफ मास का एक्स के अलॉन्ग होगा, तो इस इक्वेशन को मैं एक्स के अलॉन्ग लगाने वाला हूँ, कि वाई के अलॉन्ग जीरो होने वाला है, तो एक्स के अलॉन्ग एक्स के अलॉन्ग। तो इस मास का, ये मास जो है ना, इसमें जो फोल्डिंग वगैरह की है, इसका एक्स के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया सेंटर ऑफ मास फोल्डिंग के कारण। ठीक है। तो इस मास को, एक मास को ड्रॉ करते हैं ऐसा। तो पहले ये मास से छोटा वाला मास मैंने एक ड्रॉ कर दिया, ये वाला मान लो। ठीक है। तो इनिशियली ऐसा है, तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे है, फाइनली ये ऐसा हो गया है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है ना, फोल्ड कर दिए। तो अब सेंटर ऑफ मास तो आपको पता है, ये क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना। सेंटर ऑफ मास तो मीडियन में ही रहेगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हो गया होगा। ठीक है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इन तीनों का कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 3, यही करते हैं ना। ठीक है। अब ये वाला पॉइंट क्या था, 0,0 है ना, ये वाला पॉइंट क्या था, 0,0 ओरिजिन। ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट है आपका, इसको अगर स्क्वायर साइड 2 है तो ए, तो 0,0, 0,a, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका a,0। ठीक है। तो 0,a, और ये वाला पॉइंट है a,0। तो सेंटर ऑफ मास तो आ जाएगा आपका तीनों का एवरेज, तो a/3, a/3। ठीक है। तो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, पहले था a/2, a/2, तो पहले सेंटर ऑफ मास था a/2, a/2। तो मुझे बस x वाला डिस्प्लेसमेंट से मतलब है, तो पहले सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, a/2। मैं इस छोटे वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। और अब कहाँ पे, a/3 पे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल एक्स वैल्यू माइनस इनिशियल एक्स वैल्यू, मैं एक्स के लॉन्ग वाला डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -a/6। तो ये चाहे -a/6। ठीक है। इसका भी एक्स के लॉन्ग उतना ही डिस्प्लेस होगा, तो ये भी हो जाएगा। आपको करना है तो फिर से कैलकुलेट कर दो, -a/6, तो -a/3/4, तो -a/12। ठीक है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास अलॉन्ग एक्स वाई इतना, हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, हमें पूछा था सेंटर ऑफ मास फाइनली कहाँ पे है ना। ओके, अब आपको पता है इस पूरे का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे था 0,0, है ना। तो इनिशियल एक्स तो जीरो था, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स, तो यानी फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो गया, -a/12, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स जीरो है। ठीक है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स -a/12, तो -a/12 वाला ऑप्शन ये है, तो डी। ठीक है। समझ में आई बात है ना। वाई के लॉन्ग कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आपको करना है, तो यही सेम चीज वाई के लॉन्ग भी कर सकते हो। A uniform flagpole of length L and mass m is pivoted on the ground with a frictionless hinge. The flagpole makes an angle theta with the horizontal. The moment of inertia of the flagpole about one end is ml square by 3 if it starts falling from the position shown. The linear acceleration of the free end. ठीक है। बेसिकली इसका एक्सेलेरेशन पूछा गया है, टेंजेंशियल है ना, इमीडिएटली आफ्टर इट स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है। तो आप टॉर्क निकालो ना, ये एक्सिस रोटेशन हो गया, ये जो क्रॉस दिया हूं मैं, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस रोटेशन के अबाउट टॉर्क देखते हैं, बस mg का आएगा, हिंज फोर्स का टॉर्क, तो हिंज फोर्स यहीं से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क जीरो, बस mg का टॉर्क आने वाला है। ठीक है। और कोई फोर्स है नहीं, तो mg का टॉर्क कितना हो जाएगा, mg का लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये एक्सिस से कितनी दूरी पे परपेंडिकुलर दूरी, ये हो जाएगा L/2 cos थीटा, तो mg L/2 cos थीटा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क अबाउट एक्सिस रोटेशन इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml² by 3 आई अल्फा। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ml² by 3 इंटू अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू हो गई 3g cos थीटा बाय 2l, ये अल्फा हो गया। ठीक है। तो आपको पता चल गया इसका अल्फा क्या है ना। अब ये वाला पॉइंट इससे कितनी दूर पे है, एल डिस्टेंस दूर है, तो इसका टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाएगा अल्फा इंटू एल, तो अल्फा इंटू एल करे तो हमें उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन मिल जाएगा, तो 3g cos थीटा बाय 2, 3g cos थीटा बाय 2, ऑप्शन डी। ठीक है। 15 में रॉकेट ऑफ मास इतना ही सेट फॉर वर्टिकल फायरिंग, हाउ मच मास मस्ट बी इजेक्टेड पर सेकंड सो दैट इट मे हैव ए इनिशियल अपवर्ड एक्सेलेरेशन ऑफ 19.6 यानी 2g। तो रॉकेट का एक्सेलेरेशन हमें कितना चाहिए, 2g के बराबर। रॉकेट के ऊपर फोर्सेस ड्रॉ करेंगे तो mg डाउनवर्ड लगेगा और थ्रस्ट फोर्स अपवर्ड, है ना, क्योंकि रॉकेट जो गैस नीचे फेंकता है तो गैस रॉकेट को ऊपर ढकेल होगा, यही है फोर्स ड्यू टू गैस ऑन द रॉकेट। ठीक है। तो न्यूटन लॉ लगाते हैं, तो फोर्स ड्यू टू गैस ऑन द रॉकेट माइनस वेट ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन की वैल्यू 2g है, तो 2mg, यानी फोर्स ड्यू टू गैस यानी थ्रस्ट फोर्स जिसको बोलते हैं 3mg, पुशिंग फोर्स गैस का कितना है 3mg के बराबर। ठीक है। अब जो गैस का फोर्स होता है वो होता है v रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी, तो ये आपको हो गया 3mg।
ठीक है, वी रिलेटिव मतलब गैस जो है रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितने स्पीड से निकल रही है, तो है 980। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 980। और dm/dt आपसे पूछा गया है 3 मास इंटू जी। तो मास ऑफ रॉकेट क्या इनिशियल इतना, इसलिए आपको इनिशियल बोला गया है। ठीक है, इनिशियल आप सोच रहे हो इनिशियल क्यों बोला गया है, क्योंकि इनिशियली मास रॉकेट का जो है इतना है, ऑफकोर्स टाइम के साथ घटते जाएगा। ठीक है, तो इनिशियल मास इतना है, तो 4000 इंटू 3 12,000 इंटू जी। ठीक है, ओके, जी 9.8 लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। जी आपका 9.8। ठीक है, तो 9.8 इंटू दिस, तो 100 आ जाएगा। और 100 इसको काट के 120 कर देगा, तो dm/dt 120, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट ओवर पार्ट। तो एक सॉलिड स्फीयर से ये वाला पोर्शन को रिमूव कर दिया, शेडेड वाला पोर्शन को, तो जो व्हाइट वाला पोर्शन है वही लेफ्ट वाला पार्ट है। एट अ वेरी फार पॉइंट, तो वेरी फार पॉइंट बोल दिया, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन मैटर नहीं करता। वेरी फार पॉइंट मतलब अगर ये एक्स बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू आर, तो आपका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। ये एक्स है, ये आर है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर मास आपको दिख रहा है क्या? अच्छे से नहीं दिख रहा है, मतलब पॉइंट मास मानना है। अगर एक्स बहुत ही बड़ा है कंपेयर टू आर, तो ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें एक्स बहुत बड़ा दिखे कंपेयर टू आर। इस डायग्राम में तो आर बहुत छोटा लग रहा है क्या एक्स के कंपेरिजन में? नहीं, ये तो इसका मतलब 30% लग रहा है ना? तो आप ऐसा डायग्राम बनाओ जिसमें एक्स एक्चुअली बहुत बड़ा दिखेगा, तो एक्स बहुत बड़ा दिखेगा, तो ये स्फीयर आपको पॉइंट से दिखेगा। ठीक है, तो स्फीयर आपको पॉइंट से दिखेगा, यहाँ कहीं आर है। ठीक है, तो इसके कारण कैसा भी मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, पॉइंट मास जैसा बिहेव करेगा। तो आपसे पूछा गया है कितना होगा, क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है पॉइंट मास के लिए मैग्नीट्यूड वाइज जीएम बाय डिस्टेंस स्क्वायर, पॉइंट मास के लिए, है ना? और मास इसका कितना है, इसका मास है, ये रिमूव कर दिया ना, तो इसका टोटल मास कितना है, कंप्लीट मास है एम। तो पूरा स्फीयर का मास एम है, और r/2 पोर्शन रिमूव कर दिया। अब याद रखना, स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी आर क्यूब के प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो r/2 वाले पार्ट का वॉल्यूम जो होगा, वो आर वाले पार्ट का वॉल्यूम का 1/8 होगा। ठीक है ना? तो अगर आप आर को बाई 2 कर दोगे तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा। तो आर को अगर r/2 करोगे तो वॉल्यूम 1/8 हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब 1/2 का क्यूब मतलब 1/8। ठीक है, तो वॉल्यूम 1/8 हो गया, मतलब मास भी 1/8 हो गया। यानी इस वाले पोर्शन का मास 1/8 है टोटल का। अब टोटल का मास कैपिटल एम है, इसका 1/8 है, उसको रिमूव कर दिया तो क्या बचेगा, 7/8। तो रिमेनिंग पोर्शन का मास क्या है, 7/8। ठीक है, 7/8 डिवाइडेड बाई इतना, तो 7/8 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन सी। A thin hoop of weight 500 न्यूटन एंड रेडियस 1 मीटर रेस्ट ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन एज शोन, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीडेड फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, फ्रिक्शन के बारे में पूछा है। ठीक है, तो मैं इसके अबाउट टॉर्क बैलेंस करूंगा। ठीक है, याद रखना नेट फोर्स 0 है और अल्फा भी 0 है। तो अल्फा 0 है तो हर पॉइंट के बाद अल्फा 0 है तो टॉर्क 0 आएगा, और क्योंकि नेट फोर्स 0 है तो हर पॉइंट के बाद टॉर्क 0 आएगा। बेसिकली मैं इस पॉइंट का टॉर्क को 0 कर रहा हूँ। ठीक है, अब इस पॉइंट से देखेंगे तो टेंशन का टॉर्क तो इस पॉइंट के बाद वैसे ही 0 होगा। तो इस पॉइंट का किसका टॉर्क आएगा, बस एम जी साइन थीटा का। एम जी साइन थीटा मतलब एम जी बाई 2। नॉर्मल भी इसी पॉइंट से पास होगा, तो नॉर्मल का भी टॉर्क 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका लाइन, ये आपका वो। तो मैं बोलना चाहता हूँ मैं इस पॉइंट का टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, तो नॉर्मल तो यहीं से पास होगा, तो नॉर्मल का टॉर्क 0, टेंशन भी यहीं से पास होगा, टेंशन का टॉर्क 0। एम जी कॉस थीटा यहाँ से पास होगा, एम जी साइन थीटा यहाँ से पास होगा। ठीक है, तो एम जी साइन थीटा और इस लाइन के बीच का परपेंडिकुलर कितना है, आर है। तो एम जी साइन थीटा का टॉर्क आ रहा, और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। आपको ये स्लिप नहीं कर रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो मैं इस पॉइंट के बाद टॉर्क को बैलेंस करूँ, तो इस पॉइंट के बाद बस एम जी साइन थीटा इंटू आर, क्योंकि एम जी साइन थीटा जो है इस एक्सिस से कितनी दूर पे है, आर पे है, और फ्रिक्शन कितनी दूर पे, 2r पे है। ठीक है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क इक्वल टू एम जी साइन थीटा का टॉर्क। दोनों अपोजिट डायरेक्शन देख लो। इस पॉइंट के अबाउट आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो इस पॉइंट के अबाउट फ्रिक्शन क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और एम जी इस पॉइंट का एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस करोगे तो आर आर कट गया, तो फ्रिक्शन हो गया एम जी साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा साइन 30 हाफ, यानी एम जी बाई 4। तो फ्रिक्शन की वैल्यू है एम जी बाई 4। ठीक है, अब जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू आया है एम जी बाई 4, आपको पता है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है लेस देन इक्वल टू म्यूएस इंटू नॉर्मल होता है। ठीक है, अब नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी कॉस थीटा को। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन कोई एक्सलेशन नहीं है, तो नॉर्मल की वैल्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल की वैल्यू में एम जी कॉस थीटा यूज कर रहा हूँ, और फ्रिक्शन आपको आया एम जी बाई 4। तो एम जी कट गया, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 cos 30 √3/2, यानी 1/2 √3। तो म्यू का मिनिमम वैल्यू, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, मतलब म्यू का मिनिमम वैल्यू इसी के बराबर है ना, 1/2 √3। जैसे मैं बोलूँ आपका वेट ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है, तो आपका मिनिमम वेट 70 हो सकता है, 71 72 कुछ भी हो सकता है, मिनिमम तो 70 हो गया। ठीक है, वैसे मिनिमम के लिए यही वैल्यू है, तो 1/2 √3, ऑप्शन डी। ठीक है, सॉलिड स्फीयर है, उससे हम लोग r/2 का काट दिया। अब r/2 का काटे मतलब फिर से 1/8 काट दिए। देखो इसका टोटल मास अगर m है तो इसका मास 1/8 होगा। टेकिंग द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट r इक्वल टू इन्फिनिटी टू बी 0, जो कि हम लोग लेते ही है अगर g/r वाला फॉर्मूला यूज करना है पोटेंशियल का, माइनस g/r। तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी, उस कैविटी के सेंटर पे निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पोटेंशियल अगर कंप्लीट स्फीयर होता तब यहाँ पे कितना होता, तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला, -gm/2r³ 3r² माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है पोटेंशियल सॉलिड स्फीयर के लिए इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड यूनिफॉर्म मास का सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है,
जहाँ पे एम है मास ऑफ द स्फीयर, आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर और एक्स है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना? तो अब ये अगर ये कंप्लीट होता, तो मान लो ये शेडेड वाला मतलब वाइट वाला पोर्शन भी मास है, तब इस पॉइंट पे कितना था पोटेंशियल इस फॉर्मूले के हिसाब से? तो मास कितना है फ्रॉम ए सॉलिड, हाँ मास एम ही है, टोटल मास इसका कंप्लीट कर देंगे तो मास एम ही है, बाय 2r³ 3r² माइनस एक्स। अब एक्स इस पॉइंट का सेंटर से दूरी कितना है, r/2, तो r/2, तो 3 माइनस 1/4 मतलब 4 × 11/4, तो 11/8, तो ये 11/8, तो माइनस 11/8, ठीक है? तो माइनस 11/8 सही किया ना, 3 - 1/4, 4 × 12 में से 11/4, 11/8, हाँ। तो इतना होता अगर एक स्फीयर कंप्लीट होता, लेकिन अगर कंप्लीट कर दिया स्फीयर आपने तब इतना है, लेकिन एक्चुअल में तो कंप्लीट नहीं है, तो व्हाइट वाला पोर्शन में आपने मास मान लिया है लेकिन है नहीं। तो इसमें आंसर में व्हाइट वाला पोर्शन का कंट्रीब्यूशन आपने एक्स्ट्रा ले लिया है, तो व्हाइट वाले पोर्शन का कंट्रीब्यूशन हटाना पड़ेगा, ठीक है? अब व्हाइट वाला पोर्शन का खुद का मास है m/8, व्हाइट वाला पोर्शन को अगर फिल कर दे, छोटे वाले स्फीयर का मास कितना होता है 1/8, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? तो सेंटर पे पोटेंशियल, अब छोटे स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू छोटा स्फीयर। अब छोटे स्फीयर के सेंटर से कितनी दूर पे, जीरो, तो एक्स होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, है ना? बड़े वाले का सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी छोटे वाले स्फीयर के सेंटर पे मैं छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, तो एक्स के लिए जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3gm/2r। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे छोटे वाले स्फीयर के सेंटर पे छोटे वाले स्फीयर के मास के कारण पोटेंशियल निकालने के लिए। तो ये हो जाएगा -3gm, छोटे वाले स्फीयर का मास है m/8। कितना गंदा राइटिंग है यार मेरा। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं अब हम लोग, ठीक है? तो -3gm/8 डिवाइडेड बाय 2r, और रेडियस कितना छोटे वाले स्फीयर का 1/2, r/2, ठीक है? तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है -3/8, तो -3/8 gm/r। तो याद रखना इसमें ये वाला एक्स्ट्रा है, तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाला सब्ट्रैक्ट करना होगा इससे। अगर यहाँ पे मास होता तो उस मास के कारण यहाँ पे कितना होता वो निकाला हूँ मैं, ठीक है? और जब पहले निकाला था पूरे के कारण, पूरा अगर मास होता तब कितना होता, तो जब मैं पूरा निकाला तो मैंने यहाँ पे एक्चुअली में जो मास नहीं है उसका भी कंट्रीब्यूशन ले लिया, तो उसका कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 + 3 हो जाएगा, 8 तो सेम है gm/r, यानी -1 gm/r, ऑप्शन डी, ठीक है? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट? तो प्लैनेट के यहाँ पे सैटेलाइट है, अभी रेस्ट पे है, और जब ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा प्लैनेट के अराउंड, तब तो यहाँ से यहाँ के बीच में कितना एनर्जी इसको देना पड़ा होगा, ठीक है? तो जो भी एनर्जी का डिफरेंस वही है, तो फाइनल केस का एनर्जी निकाल लो। तो फाइनल एनर्जी, तो अब आपको पता है सैटेलाइट का एनर्जी क्या होता है, -gmm/2r, ये होता है सैटेलाइट का एनर्जी, ठीक है? और यहाँ पे एनर्जी कितना है, जीरो, या सॉरी जीरो नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये है, तो ये कितना है माइनस इनिशियल एनर्जी देखे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कितना है, तो -gmm/, सेंटर से कितनी दूर पे, इतना, ठीक है? तो मेरा ज़्यादा मैंने क्या किया यहाँ पे टोटल एनर्जी तो लिखा है, तो ये कम कैसे होगी? पहले हाँ, ज़्यादा हुआ है, सॉरी माइनस साइन है ना, मैं सोच रहा मैंने गलती की, ठीक है? तो ये आपका फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकाल लो, हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी -gm बाय डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है? उन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना होगा, है ना? सैटेलाइट का बेसिकली टोटल एनर्जी इन मोशन इतना होता है, ठीक है? -g मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ, हाँ, रेडियस मैं गलत लिखा हूँ यहाँ पे, रेडियस नहीं होना चाहिए, ये गलत किया मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से कितनी दूर पे है सैटेलाइट, सेंटर से दूरी पे है 2r, ऑल्टीट्यूड 2r है, तो ये 2r है, ये r है, तो सेंटर से दूरी हो जाएगी 3r, ठीक है? तो ये हो जाएगा -gmm/6r, और ये है -gm/r। तो कितना एनर्जी देना पड़ा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इतना ही देना पड़ा होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल करे तो gmm/r -gmm/6r, मतलब 1 - 1/6 यानी 5/6, 5/6 मतलब ऑप्शन ए, ठीक है ना? कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है? अ यूनिफॉर्म 2 kg सिलेंडर रेस्ट ऑन ए लेबोरेटरी कार्ट एज शोन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे दिया है, सिलेंडर का लेंथ और हाइट और डायमीटर दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सच दैट द सिलेंडर नीदर स्लिप्स, तो स्लिप नहीं करवाना है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बस स्टैटिक लगेगा, और टिप्स ओवर नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो जब ये ऑन द वर्ज ऑफ टिपिंग होगा, ठीक है, तो वो कंडीशन कैसे हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से इंपोज करेंगे, तो ये सिलेंडर है ना? आप क्या मानोगे कि नॉर्मल जो है, अब चलो एक्सेलेरेशन मान लेते हैं इसका, किस तरफ है ये, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन पूछा, ठीक है? मैं मान लेता हूँ इसका एक्सेलेरेशन इस तरफ है, तो इसका टेंडेंसी किस तरफ होगा, अ, क्या बोलते हैं, टॉपल करने का, पीछे, सही है?
चलो देख लेते हैं किस तरफ आ रहा है ना। इक्वेशन मतलब पहले से पता नहीं चाहिए, इक्वेशन पता से भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिलेंडर एक्सीलरेट कर रहा है राइट की तरफ, तो इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका। तो मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ इसको, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने नहीं बोलेंगे। फ्रिक्शन लग रहा होगा राइट की तरफ और स्टैटिक लग रहा होगा। वो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का मास 2 इंटू एक्सेलेशन, क्योंकि और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है इस पे, सिलेंडर पे हम लोग ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है। तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन। अब स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो जितना भी काट का एक्सेशन होगा राइट की तरफ, सिलेंडर का भी उतना ही होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर हो गया नॉर्मल और एम जी और नॉर्मल, है ना। अब नॉर्मल तो वैसे हर पॉइंट पे लग रहा होगा, उस नॉर्मल का जो इफेक्टिव देखोगे आप, इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल, वो आप कहीं भी एक जगह ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ठीक है। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के वक्त तो ये वाला इक्वेशन हमेशा लगा सकते हैं, चाहे कैसा भी टाइप का मोशन हो, प्योर रोटेशन हो नहीं हो, दिस इक्वेशन इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्या रहे, जीरो रहे, क्योंकि घूमना नहीं चाहिए, तो ये जीरो हो। तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क आपको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, क्योंकि अल्फा आपको नहीं चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास का टॉर्क आपको क्या चाहिए, हमेशा जीरो। इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं थी, टॉर्क और सेंटर ऑफ मास क्या चाहिए आपको, जीरो। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो एमजी का टॉर्क जीरो रहेगा। फ्रिक्शन का टॉर्क आप देख सकते हो, फ्रिक्शन कैसा घुमाना चाह रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, यानी नॉर्मल कैसा घुमाएगा, क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, फ्रिक्शन ऐसा घुमा रहा है तो नॉर्मल इस तरफ होगा, तो आपका नॉर्मल जो है यहाँ के इस तरफ को ही होगा। तो नॉर्मल देख लो ऐसे घुमा रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और फ्रिक्शन ऐसे घुमा रहा है, तब दोनों का बैलेंस होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप एक्सेलरेशन को बढ़ाते जाओगे तो फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो फ्रिक्शन का टॉर्क बढ़ता जाएगा, है ना। तो जैसे नॉर्मल मान लेते हैं, नॉर्मल जो है यहाँ से एक्स से दूर लग रहा है, तो इस पॉइंट के बाद नॉर्मल का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो इस पॉइंट से नॉर्मल कितनी दूरी पे, एक्स पे, तो नॉर्मल का टॉर्क हो गया एन एक्स। और इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इस पॉइंट से कितनी दूरी पे है, एच बाई टू, ठीक है। तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा 2a इंटू एच बाई टू, फ्रिक्शन है 2a इंटू एच बाई टू, ठीक है। तो नॉर्मल इंटू एक्स इक्वल टू दिस। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो, और नॉर्मल किसके बराबर होगा आपको पता है, नॉर्मल एम जी के बराबर होगा, तो नॉर्मल इज नथिंग बट एम जी, ठीक है। तो आपका टू टू कट गया, ए नहीं पता हमें, जी। तो एच की वैल्यू तो पता है ना हमें, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बाद में पुट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें एक्स और ए का वैल्यू मिल गया। अब हमें चाहिए ए का मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, तो यहाँ से आपको दिख रहा है ए का एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम हो, ठीक है, क्योंकि और कुछ नहीं है यहाँ पे, आप देखोगे तो 2g बाय एच कॉन्स्टेंट है, इंटू एक्स है, तो ए मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम हो। और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर। तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर, क्योंकि नॉर्मल जो है बाहर में तो नहीं लग सकता ना, सिलेंडर पे ही तो लगे ना, सिलेंडर के एज तक जा सकता है नॉर्मल, उससे बाहर तो जाएगा तो फिर सिलेंडर पे नॉर्मल लगेगा ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मल जो लग रहा है एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर आर की कुछ भी सकती है, तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आर, तो 2g आर बाय एच। अब वैल्यू पुट कर दो, जी की वैल्यू 10, रेडियस आपको दिया हुआ सब सेंटीमीटर में, तो पुट कर दो, डायमीटर दिया हुआ है 4, तो रेडियस हो जाएगा 2, और हाइट दिया हुआ है 10, तो ये 10, तो हो जाएगा 4, ठीक है। ऑप्शन क्या आ जाएगा आपके पास, बी। तो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेशन इसका इतना हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्म थिन रॉड है जिसका लेंथ इतना है, मास पर यूनिट लेंथ आपको दे दिया है, वो नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है। यूनिफॉर्म थिन रॉड मतलब यूनिफॉर्म इन द सेंस कि क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन तो नॉन यूनिफॉर्म है। सेंटर ऑफ मास लाइज एट डिस्टेंस इतना, ठीक है। तो आप रॉड को ड्रॉ करो, ये एक्स इक्वल टू जीरो है, तो मान लो एक्स से लेके एक्स प्लस डी एक्स के बीच का आप एक पॉइंट मास देख रहे हो, इसका मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब इस मास का लोकेशन क्या है, एक्स डिस्टेंस दूर है, ये मास कितनी दूर पे है, एक्स डिस्टेंस दूर है। तो सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक्स डी एम डिवाइड बाय डी एम, ठीक है। अब एक्स को एक्स रहने दो, डी एम की वैल्यू म्यू इंटू डी एक्स, और म्यू की वैल्यू है ए प्लस बी एक्स, तो म्यू इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे, पूरे रॉड का सेंटर मास निकालना है, तो पूरे रॉड को कवर करने के लिए एक्स इक्वल टू जीरो से लेकर एक्स इक्वल टू एल तक इंटीग्रेट करेंगे, डिवाइड बाय डी एम का इंटीग्रेशन, तो डी एम मतलब क्या हो जाएगा, म्यू डी एक्स का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो म्यू है इतना इंटू डी एक्स, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए एल स्क्वायर बाय टू ऊपर में, प्लस बी बाय एल, एक्स एल क्यूब बाय थ्री, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा ए एल बाय टू प्लस बी बाय एल इंटू एल स्क्वायर बाय टू, है ना, बाय टू, ठीक है। तो अब आपको बोला गया है बी इक्वल टू एक्स ए है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, अब सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपको दिया हुआ था 7l/12, तो दिस इज इक्वल टू 7l/12। एक मिनट चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं। ओके, सही है। तो अब बस कैलकुलेशन करना है, तो इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ, ठीक है। इसको कैलकुलेट करें, ओके। तो एल स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो, ए एल बाई टू प्लस बी एल बाई थ्री इक्वल टू
एल स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, एल आएगा, ठीक है, एल कॉमन लेंगे, a/2 प्लस b/2, ठीक है, एल स्क्वायर बाय टू एक्स। अरे दूसरे वाला इंटीग्रेशन मैंने सही किया था क्या, ए डी एक्स, ए एल आएगा, बाई टू नहीं आएगा, ये इंटीग्रेशन मैंने गलत किया था, ठीक है, ए एल आएगा। हाँ, क्योंकि एक्स का पावर दोनों जगह अलग अलग है, तो सेम कोफिशिएंट कैसे आ सकता है, ठीक है। ओके, तो हाँ ये है 7l/12, तो 7/12 कर दो, एल एल कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊपर और 6 से, हाँ, दिस इंटू ए प्लस b/2, ठीक है, इसको हटा दो, तो ए का कोफिशिएंट हो गया हाफ माइनस 7/12, ठीक है, और बी का कोफिशिएंट हो गया 7/24 माइनस 1/3। इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 12 माइनस 14 यानी -2 है, 24a, और इस तरफ 24 है ना, 7 माइनस 8 -1/24, ठीक है, 24 कट गया, तो b इक्वल टू 2a आ रहा है। तो अगर कैलकुलेशन एरर नहीं है तो b इक्वल टू 2 है, तो b इक्वल टू एक्स ए दिया है, तो एक्स नहीं यूज होना चाहिए था, क्योंकि एक्स ऑलरेडी एक्स का कुछ मतलब है, तो b इक्वल टू एन ए है, तो ए कट गया, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। A body is thrown vertically upward from the surface of earth in such a way that it reaches up to a height of 10 re, re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो बॉडी को आपने फेंका और ये 10 re का हाइट तक पहुंचा, यानी यहाँ पे रेस्ट पे आ गया, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ खुद r है ना, यहाँ से आपने फेंका, तो आपसे पूछा गया है इम्पार्टेड टू द बॉडी इन किलोमीटर पर सेकंड, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, यहाँ पे एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय पोटेंशियल है जितना, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक नहीं है, बस पोटेंशियल है, और हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर से दूरी कितना है, 11 r, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर से दूरी माइनस जी एम एम बाय सेंटर से दूरी करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो एम 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 कैंसल, तो यू स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जी एम बाय आर 1 - 1/11, यानी 10/11, ठीक है ना। ओके, तो यू की वैल्यू हो जाएगी 2 GM/r इंटू √10/11, ठीक है। ओके, अब ये होता है 11.2, है ना, आपको पता होगा इसके वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, या वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे, ये हो जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये ऑलमोस्ट 1 रहेगा, तो या जस्ट लेस देन 1, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरेस्ट इंटीजर तो 11 ही आना चाहिए, ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर हो जाएगा 11, है ना। आप √10/11 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो नियरेस्ट इंटीजर इंटू ये चीज़ है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ठीक है। 23 में बुलेट फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ इतना, इट स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास इतना हैंगिंग वर्टिकली विद द हेल्प ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रिंग, आफ्टर स्ट्राइकिंग द बुलेट ब्लॉक राइजेस टू हाइट इतना, इफ द स्पीड विद विच द बुलेट इमर्जेस फ्रॉम द ब्लॉक, ठीक है। तो आपके पास एक ये है, इसके ऊपर एक बुलेट फायर किए हैं 400 से, ठीक है, इट स्ट्राइक्स द बुलेट, इसका मास है 2 kg, और जो कि रेस्ट पे इनिशियली, आफ्टर स्टैकिंग द ब्लॉक राइज टू हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन ब्लॉक का स्पीड अगर यू है, तो ये हाइट कितना जा रहा है, ये एच हाइट जाके रुक जा रहा है, तो आपको पता है एच क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g, ठीक है, तो हाइट की वैल्यू पता है, तो यू की वैल्यू √2gh से हम लोग पता कर लेंगे, ठीक है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन ऐसी सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर कोलिजन आपका ये चलना स्टार्ट किया यू से, ठीक है, और बुलेट जो है वो बाहर निकला है कितने से, 10 लैम्डा से, तो फाइन लैम्डा, ठीक है, तो जस्ट बिफोर कोलिजन ये है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन ये, ठीक है। ओके, बस हम लोग यू की वैल्यू निकालते हैं, तो हाइट कितना गया था ये, 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 20/100, 20/100 करेंगे तो, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड, तो यू की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड है ना, तो यू क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मोमेंटम कन्वर्शन लगाएंगे, है ना, एक्स के लॉन्ग मोमेंटम कन्वर्शन लगा रहे हैं, वाई के लॉन्ग, एक्स के लॉन्ग तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं सिस्टम पे, ठीक है, वाई के लॉन्ग है रस्सी का टेंशन, एक्स के लॉन्ग कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मोमेंटम है 400m प्लस जीरो, और यहाँ पे मोमेंटम है, ब्लॉक कितने चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है, मास था 2 ना, तो 2 kg इंटू 2 यानी 4, प्लस बुलेट का मास है m इंटू 10 लैम्डा, तो 10 m लैम्डा, ठीक है। मास ऑफ बुलेट दिया गया होगा 20 ग्राम, उसको यहाँ पुट करते लैम्डा मिल जाएगा, तो मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम दिया हुआ है, तो 20 ग्राम मतलब 0.02, ठीक है। तो मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम यानी 200.2 लैम्डा, बस वैल्यू पुट कर दिया, मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम है मतलब 0.02 kg, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 0 गया 8, 4 0.2 लैम्डा, तो 4, तो लैम्डा हो जाएगा 20, ठीक है। तो अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो लैम्डा आएगा 4 इंटू 5 20, है ना। ओके, 2 पर्सन ऑफ इक्वल हाइट आर कैरिंग टू यूनिफॉर्म
वुडन प्लैंक टू कैरिंग अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वुडन बीम ऑफ लेंथ एल। ठीक है, 2 पर्सन है, इक्वल हाइट के हैं, एक प्लैंक कैरी कर रहे हैं दोनों। ठीक है, देयर आर डिस्टेंस ऑफ एल बाई फोर एंड एल बाई सिक्स फ्रॉम द नियरेस्ट एंड्स ऑफ द रॉड। तो एक एल बाई फोर एक एल बाई सिक्स है, तो ये एल बाई फोर है अपने नियरेस्ट एंड से, और ये अपने नियरेस्ट एंड से एल बाई सिक्स है। ठीक है, द रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन देयर हेड। ठीक है, तो मैन के कारण, पहले वाले मैन के कारण नॉर्मल लग रहा है प्लैंक पे, मान लो एन वन, दूसरे के कारण नॉर्मल लग रहा है एन टू। तो अब प्लैंक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो प्लैंक पे ऊपर लग रहा है एन वन प्लस एन टू और नीचे लग रहा है एम जी। ठीक है, तो आपको पता है एन वन प्लस एन टू एम जी के बराबर होगा। अब कोई भी एक नॉर्मल, मतलब दो अननोन है, एक इक्वेशन है, एक और इक्वेशन आना चाहिए उसके लिए। प्लैंक के ऊपर, अब प्लैंक के ऊपर किसी पॉइंट का टॉर्क बैलेंस कर दो। ठीक है, सपोज मैं इस पॉइंट का टॉर्क बैलेंस कर रहा हूँ, तो इस पॉइंट के बाद नेट टॉर्क ऑन द प्लैंक जीरो होगा। तो प्लैंक के ऊपर एम जी का टॉर्क इस पॉइंट पर कितना होगा, एम जी इंटू ये लेंथ। ठीक है, अब जो सेंटर ऑफ प्लैंक है वो तो यहाँ से एल बाई टू पे होगा ना, तो यानी हो जाएगा एल बाई फोर। तो एम जी का टॉर्क हो जाएगा अबाउट फर्स्ट मैन हेड एम जी इंटू एल बाई फोर क्लॉकवाइज, टॉर्क ऑफ एम जी। और टॉर्क ऑफ एन टू देखो, एम जी इस पॉइंट के अबाउट देखें तो एम जी ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो बैलेंस करना है हमें क्योंकि प्लैंक हमें घूमते हुए नहीं दिख रहा है। एन टू इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, अभी एल बाई फोर है, एल बाई सिक्स है, टोटल एल है, तो ये हो जाएगा एल माइनस एल बाई फोर माइनस एल बाई सिक्स। तो ये कितना हो जाएगा, वन माइनस वन बाई फोर, थ्री बाई फोर माइनस वन बाई सिक्स। तो ये हो जाएगा बारह, चार तिया छः दूनी नौ में से दो गया, सेवन बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है, सेवन बाई ट्वेल्व। ये डिस्टेंस है सेवन बाई ट्वेल्व। तो इस लाइन से, इस एक्सिस से या इस पॉइंट से ये एन टू कितनी दूर पे है, सेवन एल बाई ट्वेल्व। ठीक है, तो एन टू की वैल्यू हो गई चार तिया थ्री एम जी बाय सेवन, और एन वन की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस दिस यानी फोर एम जी बाय सेवन। तो एन वन बाय एन टू आपका आ जाएगा फोर बाय थ्री। तो आपसे एन की वैल्यू पूछी गई थी, तो एन बाय थ्री है तो एन की वैल्यू फोर। ठीक है, यूनिफॉर्म रॉड स्लाइड कर रहा है, स्मूथ वॉल है, स्मूथ फ्लोर है, ठीक है। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड जस्ट आफ्टर रिलीज। तो इस मोमेंट पे रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, ये एंड को हमेशा वॉल के कांटेक्ट में रहना, ये एंड को इसमें। ठीक है, तो इसमें इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो जल्दी बनेगा। तो ये रॉड, अब इंस्टेंटेनियस एक्सिस रोटेशन निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये पॉइंट, मतलब इस एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस एंड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, यहाँ मिल रहा है ना। तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि इसके अबाउट ये रॉड घूम रहा है इस मोमेंट पे अल्फा से। तो अगर इसके अबाउट घूम रहा है अल्फा से, तो इस पॉइंट का या ओमेगा से घूम रहा है, चलो आप वो करते हो यूजुअली, तो ओमेगा मान लो अभी। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी याद रखना, रेडियस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना। अगर मैं क्लेम करूँ कि एक्सिस रोटेशन ये है, तो अगर एक्सिस रोटेशन के ओमेगा से घूम रहा है तो एक्सिस रोटेशन से किसी पॉइंट का दूरी अगर आपको पता है तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पता कर सकते हो, है ना। तो इस एक्सिस रोटेशन से ये पॉइंट इस वेक्टर पे है, तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा इस डायरेक्शन में ओमेगा इंटू ये लेंथ। वैसे ये पॉइंट आप देखोगे वो यहाँ से इस पोजीशन वेक्टर पे, जिसका वेलोसिटी हो जाएगा इस तरफ। और इंडीड आपको पता है ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, ये पार्टिकल इस तरफ जा रहा है। ठीक है, या तो उल्टा करो, आपको पता है ये पार्टिकल नीचे जा रहा है, रॉड का एंड नीचे जा रहा है, रॉड का एंड इस तरफ जा रहा है। तो आपको पता है कि रोटेशनल मोशन में वेलोसिटी किसी पार्टिकल का आपको पता है तो उसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इस पार्टिकल का वेलोसिटी पता है इसके परपेंडिकुलर करो, और दोनों परपेंडिकुलर कहाँ पे मिलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। यानी एक्सिस रोटेशन यहाँ से पास होना चाहिए, हमेशा होता है। जैसे एक रॉड है, इस एक्सिस के बाद घूम रहा है, तो इस पार्टिकल का वेलोसिटी, इस पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा, तो इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी देखो एक्सिस से पास होगा, इसके परपेंडिकुलर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये भी एक्सिस से पास होगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसके आउट में अल्फा को अल्फा बोल रहा हूँ, है ना। अब ये पूरा हटाते हैं, इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ करके करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। तो ये यहाँ, यहाँ, तो इसके अबाउट अल्फा से घूम रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं नॉर्मल कितना है, एन वन। हमने क्या पूछा, एंगुलर से पूछा ना। ठीक है, यहाँ से नॉर्मल एन टू। अब एन वन और एन टू का टॉर्क अबाउट दिस लाइन जीरो होगा, क्योंकि एन वन भी इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, एन टू भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस लाइन के अबाउट, इस क्रॉस के अबाउट एक्सिस ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन या सेंटर के अबाउट किसका टॉर्क आने वाला है, बस एम जी का आने वाला है। ठीक है, और एम जी इससे कितनी दूर पे है, इतनी दूर पे है। यही दूरी है ना एम जी का, लाइन ऑफ एक्शन और इस पॉइंट के बीच का दूरी इतना है, इतना दूरी है, मतलब ये हो जाएगा आपका एल बाई टू कॉस फिफ्टी थ्री। ये कितना है, ये लेंथ है एल बाई टू कॉस फिफ्टी थ्री। एल वन है, तो हाफ ऑफ कॉस फिफ्टी थ्री, थ्री बाई फाइव यानी 0.3। ठीक है, तो टॉर्क अबाउट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आई अल्फा। तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क एन वन एन टू का जीरो है, बस एम जी का है। तो एम जी इंटू एम जी का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से कितनी दूर पे है, ये हम लोग निकाल चुके हैं, एल बाई टू कॉस पॉइंट थ्री पे है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। अब उसके लिए पहले से हम यूज़ करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एक्सिस ले लो जो इसके पैरेलल है। ठीक है, तो ये रॉड है, रॉड के सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई सी एम, और पैरेलल एक्सिस जो है यहाँ से पास हो रहा है, दोनों का परपेंडिकुलर पे
इसके वॉट है आई, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी एम प्लस एम इंटू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस क्या होगा, एल बाई टू, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एल बाय टू। तो आई सी एम प्लस एम इंटू एल बाई टू, एल तो वन है, मतलब आई सी एम प्लस एम बाय फोर। ठीक है, आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम बाय फोर। अब आई सी एम होता है 1/12 एम एल स्क्वायर, एल तो वन है, तो एम बाय फोर, तो 3/12 यानी एम बाय थ्री। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम बाय थ्री। डायमेंशनलेस मत सोचना, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, एल स्क्वायर एल की वैल्यू है यहाँ पे पुट किया हुआ, ठीक है, इंटू अल्फा। तो एम से एम कट गया, तो अल्फा की वैल्यू आया 0.3399 जी, मतलब 9 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं भी कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में बता देना, ताकि बाकी लोग को प्रॉब्लम ना हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन बाय।